नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सी-टेट 2024 का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। उसके मद्देनज़र हम लोग आज की क्लास में ईवीएस के अत्यधिक इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए वीडियो किसी भी औषधि से, रामबाण से कम नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या उत्तराखंड? दोस्तों याद रखिएगा, चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से संबंधित था, जिसमें कि पेड़ बचाने के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वे लोग पेड़ के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे ताकि उसको काटने से बचाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? ऑप्शन है एयर इंडिया, किंगफिशर, एयर सहारा या जेट। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एयर सहारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या बिहार सेतु? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहाना नहीं रुकता है? दोस्तों, ये विटामिन के की कमी से जो है कि रक्त का प्रवाह अगर कमी है तो नहीं रुकेगा। ठीक है, यही विटामिन के जो है जिम्मेदार होता है रक्त के थक्के को जमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों, चेचक है, मलेरिया है, प्लेग है या तपेदिक है? तो याद रखेंगे, चूहों के द्वारा जो फैलने वाला रोग है वो है प्लेग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण है क्या है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, या किशोरावस्था में समाज से सीखना, या प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या शिक्षकों का अनुसरण करना? तो दोस्तों, प्राथमिक सामाजिकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, गेहूं या मक्का? दोस्तों, खरीफ की फसल में चावल, गन्ना, मक्का आती है। गेहूं जो है एक रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? दोस्तों, पशुमल, जैव कचरा और मानव मल, ये सब बायोगैस में प्रयुक्त होते हैं। खनिज तेल दोस्तों बायोगैस में प्रयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा मोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है दोस्तों एक दिशी होता है, मतलब यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? दोस्तों, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सन की लाइट, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? दोस्तों, बिहार में मुजफ्फरपुर जो है लीची के उत्पादन में नंबर 1 स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है चावल, गेहूं, बाजरा या मक्का? दोस्तों, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है चावल। अगला क्वेश्चन 15 देखते हैं। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी है, साबरमती है, ताप्ती है, नर्मदा है? तो दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया एग्जाम में। इसका जो सही आंसर क्या होगा? जीन पियाजे होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा। ठीक है, ज्ञान को आप लोग स्प्रेड करिए, बढ़ाइए, फैलाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, कौन सी है? सत्र मूल्यांकन है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन है, निदानात्मक मूल्यांकन है या इकाई मूल्यांकन है? तो दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? दोस्तों वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये तीनों क्या है? एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। उत्तीर्ण करना दोस्तों या पास करना अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? दोस्तों देखिए, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और निबंधात्मक प्रश्न पूछेंगे तो छात्र क्या है, रट के आएगा और आपको जो रटा रहेगा वहीं बताएगा। अगर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या करेगा, सोचने पर मजबूर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रटने की प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है? दोस्तों अगर बच्चों को हम सिखा रहे हैं पौधों के विभिन्न भागों के बारे में तो उनका अवलोकन करके जो प्लांट का अवलोकन ही सबसे बेस्ट विधि हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़के एवं लड़कियों की अपेक्षा लड़के जो हैं लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? दोस्तों यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह से को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? तो दोस्तों बिहार राज्य में जो पर्यावरण अध्ययन है समन्वित विषय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों ईवीएस में जो मेन उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष अनुभव करना होता है। जब आप बच्चों के साथ भ्रमण पर निकलते हैं तो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ठीक है, उससे वे ज़्यादा मात्रा में सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो अगर प्राइमरी स्तर की बात किया जाए तो वहाँ पर कहानी विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और असरदार सिद्ध होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? दोस्तों कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी या गृह कार्य पूर्ण करना। तो दोस्तों याद रखेंगे बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना जो है एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? दोस्तों मानव, वायुमंडल, जलमंडल, ये तीनों क्या है, पर्यावरण के घटक हैं। सौर मंडल जो है दोस्तों पर्यावरण का घटक नहीं है, यह उसके बाहर का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रेरणा प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। दोस्तों चारों ऑप्शन रीड करेंगे, करेक्ट आंसर निकल के आएगा, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अभिप्रेरणा दोस्तों बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल का देखने का सुझाव देंगे? दोस्तों नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी और एनिमल प्लानेट। दोस्तों ये सभी चैनल जो हैं पर्यावरण ईवीएस के लिए बच्चों को इम्पोर्टेंट होंगे, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? बीज अंकुरण, ठीक है दोस्तों, इसमें आप चारों ऑप्शन रीड करेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि का बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, ये सबसे अच्छा तरीका होगा बीज अंकुरण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों जल मंदिर का संबंध है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के या किसी भी एग्जाम में जिसमें ईवीएस पूछा जाता है। तो फिलहाल में ईवीएस का जो एग्ज़ाम है, सीटेट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें एक क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? तो दोस्तों बिहार को यूपी की सीमा करती है, पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा भी करती है। मध्य प्रदेश की सीमा दोस्तों स्पर्श नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है? दोस्तों मुजफ्फरपुर इसका अग्रणी जिला है इसके उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्राणी आता है? कछुआ, अमीबा, फर्न या वेल? दोस्तों कछुआ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों अभयारण्य का संबंध होता है वन्य जीव संरक्षण से। आपने बहुत सारे अभयारण्य का नाम सुना होगा, जिसका संबंध किससे दोस्तों है? वन्य जीव संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का जो दवा है उसका इन्होंने खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन सा है? डीजल है? बिल्कुल भी नहीं। लकड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। केरोसिन है। दोस्तों डीजल, लकड़ी और केरोसिन से क्या होगा? प्रदूषण होगा। गैस से 9 के बराबर प्रदूषण होता है, तो ये पर्यावरण के लिए एक सुरक्षित ईंधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली या ली जाने वाली कौन सी गैस है? तो दोस्तों सांस हम लोग जब लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं या बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग दोस्तों वो होता है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से फैलता है। तो डेंगू क्या होगा? मच्छरों के द्वारा फैलता है। मलेरिया भी फैल सकता है मच्छरों के द्वारा। पोलियो भी फैल सकता है। टिटनेस क्या है? संक्रामक रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, नाइट्रोजन की स्थिरता फसल चक्र के द्वारा संभव हो पाती है। फसल चक्र का मतलब दोस्तों होता है किसी भी एक वर्ष में आप अपने खेतों में अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। हमेशा केवल धान गेहूँ नहीं बल्कि अगर बदलते रहते हैं तो आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, आपकी जो मिट्टी होगी उपजाऊ बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? तो दोस्तों हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल में दोस्तों पूछता है कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो उसका आंसर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? दोस्तों ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो उसमें ड्यूटेरियम भी है। ठीक है, H12। अगला क्वेश्चन है, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? सेमिनार, क्रियात्मक शोध, केस स्टडी या इनमें सभी? दोस्तों अगर समस्याग्रस्त बालक है तो उसकी केस स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट विधि होगी, ताकि हम जान पाएंगे कि समस्या के पीछे कौन सा जो कारण इम्पोर्टेंट है और उसको हम दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? दोस्तों द्रव्यमान संख्या के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या करेंगे? उसका योग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो हमको द्रव्यमान संख्या प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? सेल है, ब्लड है, कोशिका है या प्रोटीन है? तो दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है। अगला क्वेश्चन है, शून्य घर्षण वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत आसान होगा, मुश्किल होगा, असंभव होगा? दोस्तों जब घर्षण शून्य हो जाएगा तो वहाँ पर चलना क्या होगा? लगभग असंभव होगा। ठीक है, क्योंकि चलने के लिए किसी भी चीज़ पर हमको फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल की जब नहीं होगा, जब जी की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का भार क्या होगा? भारहीन होगा। ठीक है, उसका भार एक प्रकार से कर सकते हैं 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है? दोस्तों पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, ये तीनों हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम कपड़ा कौन सा होगा? सूती, रेशमी, पॉलिएस्टर या रेयान? तो इस दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के लिए सूती जो है सबसे अच्छा कपड़ा होगा, आरामदायक भी होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण एक स्रोत है अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, इनमें सभी? दोस्तों पर्यावरण क्या है? इसमें जो ऑप्शन होगा इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होगा कौन सी विटामिन? ए, बी, ई और के? दोस्तों विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल समस्या का निराकरण संभव है? और जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा? दोस्तों तीनों सही ऑप्शन है, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तापीय परिवर्तन या नाभिकीय परिवर्तन? दोस्तों देखिए, याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन में किसी चीज़ को किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म करते हैं, दोबारा उसको हम दोबारा प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे दूध से दही बन जाएगा, लेकिन दही से दूध क्या होगा? नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। भौतिक परिवर्तन में अगर हम मान लीजिए दूध से दही बन रहा है, दही से दूध दोबारा बन जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर दोबारा उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो दही से दूध नहीं बना पाएंगे दोस्तों हम लोग। तो ये परिवर्तन कैसा होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि कौन सी है? भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य? दोस्तों अगर पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाना है तो इनमें से सभी कार्य क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या है? दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या नहीं है? तो दोस्तों समुदाय केंद्रित नहीं होगा। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित और छात्र केंद्रित होगा। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी होगी? दोस्तों पर्यावरण शिक्षण के लिए प्रयोगशाला एक प्रभावशाली विधि होगी। अगला क्वेश्चन है, पाठचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु निम्न में से किस स्तर पर उसका जो पाठचर्या होना चाहिए, किस स्तर का होना चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रीय, राज्य, जिला या विद्यालय? तो पाठचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण अगर जिला स्तर पर किया जाएगा दोस्तों तो ज़्यादा ही प्रभावकारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है, TLM का अर्थ क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों TLM का पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।